नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट के नज़रिए से 28 फरवरी 2026 के एक बेहद कॉम्प्लेक्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने जा रहे हैं। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों में से एक पर किया गया एक अकल्पनीय डीकैपिटेशन स्ट्राइक था। तो बिना देर किए चलिए सीधा इसके अंदर चलते हैं। ओके, तो इस ब्रीफिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। हम एक बड़े रणनीतिक बदलाव यानी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से शुरुआत करेंगे, हाई वैल्यू टारगेट की मैपिंग देखेंगे और इंटेलिजेंस के उस बारीक जाल को समझेंगे जिसे इसके लिए बुना गया। फिर हम जियोपॉलिटिकल कारणों और एक्चुअल टैक्टिकल एग्जीक्यूशन का विश्लेषण करेंगे और अंत में इसके परिणामों को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, स्ट्रेटेजिक पैराडाइम शिफ्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर लीडरशिप पर फोकस। इस 2026 के ऑपरेशन को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक्चुअली कुछ साल पीछे जाना होगा, उस महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव को देखना होगा जिसने इस पूरी योजना की नींव रखी। देखिए, 2018 से पहले स्ट्रैटेजी मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और वैज्ञानिकों को निशाना बनाने की थी, लेकिन यह एक तरह का डेडलॉक बन चुका था। पुरानी लीडरशिप तुरंत नए लोगों को ले आती और इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं और शिफ्ट कर देती, बात वहीं की वहीं। लेकिन 31 जनवरी 2018 को एक गेम चेंजर घटना हुई। मोसाद ने तेहरान के सिरोबाद के एक वेयरहाउस से आधा टन सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। इन दस्तावेजों से इजरायली वॉर कैबिनेट को एकदम क्लियर हो गया कि साइट्स पर बमबारी करना सिर्फ एक बैंडेड की तरह है, एक टेम्परेरी फिक्स। लीडरशिप को पूरी तरह एलिमिनेट करना ही एकमात्र परमानेंट हल माना गया। यहीं से यह नया पैराडाइम शिफ्ट आया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, हाई वैल्यू टारगेट की मैपिंग, पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड। अब जब टारगेट इतना हाई प्रोफाइल हो ना, तो सिक्योरिटी का लेवल अकल्पनीय होता है। तेहरान का ये पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड, जिसे मोताहरी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, दुनिया के सबसे भारी सुरक्षा वाले इलाकों में से एक था। 30 एकड़ में फैला एक विशाल कॉम्प्लेक्स जिसमें 50 से अधिक टॉप सरकारी ऑफिस मौजूद हैं। इसकी सुरक्षा 3 लेयर्स में बटी थी। सबसे अंदर की लेयर में वली ए अम्र गार्ड्स थे, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते थे। बाहरी लेयर्स को अंसार अल मेहदी और रैपिड रिएक्शन यूनिट संभालती थीं। इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स, मोबाइल जैमर्स और एंटी ड्रोन नेट्स का एक पूरा जाल बिछा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जमीन के नीचे 5 किलोमीटर लंबा एक सीक्रेट टनल नेटवर्क था, जिसके 8 से ज्यादा एग्जिट स्कूल, मस्जिद और अस्पताल जैसी सिविलियन जगहों पर खुलते थे। और इन सब के बीच ये एक नंबर बहुत कुछ बयां करता है, 5। ये बंकर इतना गहरा था कि सिर्फ लिफ्ट से नीचे उतरने में पूरे 5 मिनट लगते थे। जरा सोचिए, ये अकेला फैक्ट ये साबित करता है कि किसी भी काइनेटिक स्ट्राइक के लिए ये एक लगभग नामुमकिन चुनौती थी। भाग 3, द इंटेलिजेंस वेब, कड़ियों को जोड़ना। इतने सुरक्षित और अभेद्य बंकर के अंदर क्या चल रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए एजेंसीज ने सालों तक एक मल्टी लेयर्ड जाल बुना। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मेंटेनेंस स्टाफ के रूप में एजेंट्स को अंदर प्लांट किया गया, जिन्होंने कचरे तक का एनालिसिस किया। साइबर मोर्चे पर हैकर्स ने चीनी कंपनी स्टैंडी और हिकविजन के सीसीटीवी कैमरों में एक अनपैच्ड बग ढूंढ लिया और पूरे तेहरान के कैमरों को हैक कर लिया। गार्ड्स के फोन पे पेगासस से हैक किए गए। आसमान से इजराइल और अमेरिका के सैटेलाइट्स ने परछाइयों की मदद से इमारतों की ऊंचाइयों का सटीक कैलकुलेशन किया। हालांकि इसे काउंटर करने के लिए ईरानी ऑफिशियल्स ने सैटेलाइट के समय का हिसाब लगाकर छिपना शुरू किया और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया। लेकिन इंटेलिजेंस का भी एक तोड़ निकाल लिया गया, जिसे ओरियन इंटरसेप्ट्स कहते हैं। जब कभी बात फाइबर ऑप्टिक्स से बाहर निकलकर रेडियो या वॉकी टॉकी पर होती, तो ओरियन सैटेलाइट उन एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स को कैच कर लेता था। इस रॉ डेटा को सीधा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में मौजूद CIA की पाइन गैप फैसिलिटी में भेजा जाता था। वहां इतनी बारीक जानकारियां प्रोसेस की जाती थीं कि टारगेट का डेली खाने का ऑर्डर तक इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर आ जाता था। और इस अथाह डेटा को मैन्युअली समझना तो इम्पॉसिबल था। तो यहां इस्तेमाल हुआ पैटर्न ऑफ लाइफ AI एनालिसिस। पैलेंटियन मेवन स्वॉट सिस्टम ने 90 मिनट के भीतर लाखों गीगाबाइट डेटा को प्रोसेस किया। इसने टारगेट के डेली रूटीन, गाड़ियों के रूट और यहां तक कि चलने के स्टाइल और बॉडी पॉस्चर तक को 98.7% की एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट किया, ताकि असली टारगेट और उसके बॉडी डबल के बीच कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट्स, यानी 2026 तक पहुंचने का वो राजनीतिक रास्ता।
टैक्टिकल कैपेबिलिटी होना एक बात है, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होती है। अक्टूबर 2023 के हमले ने इस असैसिनेशन प्लान को एक तरह से एक्टिव मोड में डाल दिया। इसके बाद नवंबर 2024 में अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसने एक बहुत ही हार्डलाइन प्रो इजराइल बैकअप प्रोवाइड किया। जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत कुछ एयर स्ट्राइक्स हुईं और इन्हीं स्ट्राइक्स ने टारगेट को लाविजान के अंडरग्राउंड बंकर में जाने पर मजबूर कर दिया। नवंबर 2025 आते आते लीडरशिप ने 2026 के फर्स्ट क्वार्टर का समय तय कर लिया था और फिर फाइनली 27 फरवरी 2026 को वो इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू मिला, जिसने कंफर्म किया कि अगली सुबह एक बहुत बड़ी मीटिंग जमीन के ऊपर होने वाली है। इस दौरान जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा था, उसे इस कोट से समझा जा सकता है। जून 2025 में ट्रूथ सोशल पर किया गया ये पोस्ट, हम जानते हैं कि वो कहाँ है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि ये दिखाने का तरीका था कि टैक्टिकल ऑपरेशंस के पॉज के दौरान भी मनोवैज्ञानिक युद्ध लगातार चल रहा था। अब आते हैं भाग 5 पे, द टैक्टिकल एग्जीक्यूशन। चलिए देखते हैं 28 फरवरी 2026 को असल में क्या हुआ। उस सुबह ये मल्टी डोमेन स्ट्राइक एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह एग्जीक्यूट की गई। सुबह 7:50 पर साइबर सैबोटाज शुरू होता है। यूनिट 8200 एयर डिफेंस नेटवर्क में छुपे हुए डोमेंट मालवेयर को जगा देती है। ठीक उसी वक्त EA-18G ग्रॉलर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रडार्स को अंधा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पहले से स्मगल करके छिपाए गए ड्रोन एक्टिवेट होते हैं, जो फिजिकल मिसाइल बैटरीज को तबाह कर देते हैं। रास्ता पूरी तरह साफ होने के बाद सुबह 9:40 पर F-35 जेट्स 30 से ज्यादा हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइलों के साथ फाइनल काइनेटिक स्ट्राइक करते हैं। ईरान का एयर डिफेंस नेटवर्क सच में एक इमेंस चैलेंज था। रशियन S-300 और उनके डोमेस्टिक बावर 373 जैसे हाई थ्रेट सिस्टम्स को एक साथ न्यूट्रलाइज करना जरूरी था, और इसके लिए साइबर मालवेयर और ग्राउंड ड्रोन का जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ, उसने इसे पॉसिबल कर दिखाया, जबकि बचे खुचे सेकेंडरी रडार्स को ग्रोलर्स ने पूरी तरह जैम कर दिया था। और फिर आता है सुबह 9:40 का वो इम्पैक्ट। इंटेलिजेंस बिल्कुल सटीक थी। मीटिंग बंकर के अंदर नहीं, बल्कि सरफेस के ऊपर थी। 30 से ज्यादा ब्लू स्पैरो मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से हाइपरसोनिक स्पीड से आईं और सीधा एक पिन पॉइंट लोकेशन पर हिट किया। इस एक झटके में सुप्रीम लीडर और उनके 40 से अधिक शीर्ष अधिकारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन कमाल की बात देखिए, काइनेटिक स्ट्राइक के ठीक 12 मिनट बाद सुबह 9:52 पर लाखों नागरिकों के फोन पर बादे सबा नामक एक धार्मिक ऐप के जरिए एक नोटिफिकेशन आता है, मदद पहुंच चुकी है। साथ ही सेना को सरेंडर करने के मैसेज भी फ्लैश होने लगे। यह दिखाता है कि साइबर और डेटा कॉम्प्रोमाइज किस हद तक पहुंच चुका था। फाइनली छठा और आखिरी भाग, आफ्टरमैथ एंड स्ट्रैटेजिक फॉलआउट। धूल छटने के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन के तुरंत बाद भयंकर अफरा तफरी का माहौल था। कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी, जो चमत्कारिक रूप से 9वीं बार इस तरह के हमले में बाल बाल बचे थे, उन पर ही मुसाद के इन्फॉर्मर होने का शक जताते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि एक और फॉलो अप हमले के डर से अंतिम संस्कार को टालना पड़ा और बॉडी को डीप फ्रीज में रखना पड़ा, लिटरली एक डीप फ्रीज फ्यूनरल। तो ये पूरा केस स्टडी हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस युग में जहां AI, साइबर युद्ध और स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस आपस में मिल चुके हैं, क्या सचमुच कोई भी हाई वैल्यू टारगेट पहुंच से बाहर है? इस ऑपरेशन का जो टेक्नोलॉजिकल और टैक्टिकल लेवल था, वो हमें आधुनिक युद्ध के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में बस इतना ही।